हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। चलिए आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नव्या जल्दी से उठकर नीचे आ गई थी। रोज़ की तरह उसने जो काम करना था उसने फिनिश की और नाश्ता करने के बाद कमरे में आई। कमरे में आने के बाद बहुत देर तक राज के बारे में सोचने लगी। नव्या ने सोचा, क्या एक बार मुझे उससे मिलकर माफ़ी मांगनी चाहिए। नव्या लगातार कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। आखिरकार उसने सोच लिया कि विहान तो है नहीं, एक बार जाकर राज से मिल लेती हूँ और उससे माफ़ी भी मांग लूँगी। हो ना हो सारी गलती मेरी ही है, तो मुझे एक बार खुद जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पर यह बात थी कि अगर विहान को ये बात पता चली तो नव्या की खैर नहीं। नव्या ने खुद को दिलासा दिलाई कि विहान मुंबई में क्या इंडिया में ही नहीं है, तो उसे क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस एक बार माँ को किसी तरह मना लूँ तो वो जल्दी से जाकर राज से मिलकर आ जाऊँगी। नव्या ने बहुत देर सोचने के बाद आखिर उसने प्लान बना लिया कि वो एक बार राज से ज़रूर मिलेगी और मिलकर सारी बातें क्लियर कर लेगी, क्योंकि उसके मन में एक बोझ सा लग रहा था। सुबह के 10 बजे मेहता एंटरप्राइजेज सुबह के 10 बज गए, पर नैना ऑफिस नहीं आई थी, जिस वजह से अमन ने नैना को कॉल लगाया। 2-4 रिंग जाने के बाद नैना ने कॉल रिसीव की। अमन ने हेलो ही कहा था कि दूसरी ओर से नैना रोते हुए बोली, सर मैं ऑफिस नहीं आ सकती क्योंकि मैं इस वक्त गांव में हूं और मेरे पापा की कंडीशन क्रिटिकल चल रही है। इतना बोलकर नैना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अमन ने उसे चुप कराते हुए कहा, नैना मैडम आप प्लीज़ पहले चुप हो जाइए, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बताना। नैना इस वक्त गांव में थी। उसके मामा ने रात को ही कॉल करके बताया कि नैना जल्दी से घर आ जाए और उसे गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा की सीरियस कंडीशन में चल रहे थे, जिस वजह से नैना और उसके मामा दोनों रात को ही गांव जाने के लिए निकल गए। हान जब ऑफिस आया, नैना डेस्क के पास नहीं थी, उसका पीसी ऑफ था। हान अपने कैबिन में चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद अमन कैबिन के अंदर गया। हान को इन्फॉर्म करते हुए बताया कि नैना ऑफिस नहीं आ सकती क्योंकि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। अमन इतना बोलकर कैबिन से बाहर चला गया। वहीं चेयर पर बैठे हान अपने होठों को आपस में दबाते हुए सोच में पड़ गया कि शायद जो रात को कॉल आया था, हो ना हो वो उसके पापा का ही कॉल था। गांव में नैना के पापा रात में एक ग्रामीण हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो कि डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि इन्हें जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। नैना और उसके मामा दोनों उसके पापा नरेश जी को गांव से बाहर शहर के हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर उन्हें दोपहर में एडमिट कराया गया। नैना को पहले से ही पता था उसके पापा की बीमारी के बारे में, जो कि अब डॉक्टर ने कहा बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं होंगे। 3 साल पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने को कहा था, पर पैसे ना होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। नैना रात से रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा स्पेशल डॉक्टर को बाहर से बुलाना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए पूरा खर्चा 18 से 20 लाख तक जाएगा। नैना याद करने लगी, डॉक्टर ने 2 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि 13 से 15 लाख तक जाएगा, पर आज तो अमाउंट आसमान छूने लगा था, जिस वजह से नैना का बुरा हाल होते जा रहा था। एक सीनियर डॉक्टर बाहर आकर कहा, मैं आपको बता दूं कि मिस्टर नरेश मित्तल की सर्जरी में हम ज़्यादा समय नहीं लगा सकते। हमें सर्जरी 2 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी। कल सुबह तक मुंबई से डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे। नैना परेशान होने लगी, इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगी। पर नैना अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसने अपनी माँ को तो पहले ही खो दी, अब अपने पापा को नहीं खोना चाहती। नैना के पापा के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी कि बेचकर उनका इलाज करवाया जाए। खुराना मेंशन में दोपहर का समय नव्या अनिका जी के कमरे में गई ताकि उनसे परमिशन लेकर वो अपने घर जा सके। अनिका जी इस वक्त अपने कबर्ड में से कुछ ज़रूरत की चीज़ें देख रही थी कि उसी वक्त नव्या कमरे में आई और बिना किसी संकोच के बोली, माँ आप क्या कर रही हो। अनिका जी ने
नव्या को अपने कमरे में देखकर प्यार से बोली, आओ बेटा बैठो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ माँ, मुझे आपसे कुछ चाहिए। अनिका जी ने अपने हाथ से नव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नव्या सोच में पड़ गई, कैसे बोले, फिर भी हिम्मत करते हुए बोली, माँ मैं 1-2 घंटे के लिए अपने घर जा सकती हूँ क्या? वो मुझे अपने घर की याद आ रही है। पर बेटा, उसने इसीलिए तो मना किया है, उसे भी हम सबकी फ़िक्र है। वो नहीं चाहता कि हम पर कोई मुसीबत आए, इसीलिए वो इतना सख्त बन जाता है। तुम उसकी बात समझा करो। अब तक के जो तुम्हारे साथ हादसे हुए हैं, उससे तो मुझे भी अब डर लग रहा है तुम्हें कहीं बाहर भेजने के लिए। और अगर मैं तुम्हें भेज भी दूँ तो विहान को पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा बेटा, और मैं उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती। नव्या लगातार ज़िद करने लगी कि विहान को पता नहीं चलेगा, मैं यूँ जाऊँगी और यूँ आ जाऊँगी, यहाँ तक कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, बस पापा के घर ही तो जा रही हूँ, और किसी को पता नहीं चलेगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। नव्या ने लगभग अनिका जी को अपने वश में कर ही लिया था। उसकी बार बार रिक्वेस्ट सुनकर अनिका जी भी पिघल गई और उन्होंने समझाते हुए कहा, वक्त पर जाना और वक्त से पहले आ जाना, और तुम अकेले नहीं जाओगी, ड्राइवर के साथ जाओगी और साथ में बॉडीगार्ड भी लेकर जाओगी। बॉडीगार्ड और ड्राइवर का नाम सुनकर नव्या थोड़ी नाराज़ हो गई, फिर अपनी बात पलटते हुए बोली, मैं इतने लोगों को लेकर जाऊंगी तो कॉलोनी में लोग सब देखते हैं और अच्छा भी नहीं लगता। पर बेटा, तुम उनके सिवा नहीं जा सकती। नव्या को समझ आ गया कि अनिका जी अब इतनी आसानी से नहीं मानेंगी, इसीलिए उसने कहा, ठीक है माँ, मैं ड्राइवर को लेकर जाऊंगी पर बॉडीगार्ड को नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि हमारी कॉलोनी में बहुत शर्मिंदगी आती है मुझे, तो प्लीज़ आप ड्राइवर को ही भेज दीजिए। अब क्या ही था, अनिका जी को तो मानना ही पड़ेगा। वो भी नव्या की बातों में आकर रह गई और उन्होंने हाँ कर दिया। इसे सुनकर नव्या अंदर से खुश हो गई। नव्या खुश होते हुए अनिका जी के कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में आते ही वॉशरूम में चली गई। तकरीबन 15 मिनट में नव्या तैयार हो गई। सिंपल लॉन्ग कुर्ती पहनकर इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तैयार होने के बाद जब खुद को मिरर में देख रही थी तब उसे बहुत अजीब लगने लगा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ऐसे में राज के सामने जाना उसे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। नव्या मिरर में देखते हुए खुद को बोली, जो भी हो सामना तो करना पड़ेगा, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे ये बात याद रखनी होगी। नव्या अकेली नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने नैना को कॉल लगाई। एक बार कॉल किया, नैना ने कॉल रिसीव नहीं की। नव्या बेड पर बड़बड़ाने लगी, इसे भी अभी आज ही बिजी रहना है। नव्या वापस कॉल लगाई। इस बार नैना ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, नव्या खुश होते हुए बोली, नैना तू कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त तुझसे मिलना है। बताना कहाँ है? दूसरी तरफ से नैना की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर नव्या भी घबरा गई और घबराते हुए पूछी, क्या हुआ नैना? नैना कुछ नहीं बोल रही थी सिवाय रोने के। नैना का इस तरह से रोना नव्या को टेंशन आने लगा। वो कमरे से इधर से उधर घूमने लगी और रिक्वेस्ट करते हुए पूछी, प्लीज़ नैना बता मुझे क्या हुआ है, तू कहाँ है, मैं अभी आती हूँ। नैना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सिसकियाँ लेते हुए बोली, मैं इस वक्त गांव में हूँ, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? पर क्यों? क्या हुआ अंकल को? नैना ने एक सांस में सब बता दिया। बताते वक्त उसे बहुत रोना आ रहा था। नव्या भी उसकी दर्द को भली भांति समझ रही थी। डॉक्टर की आवाज़ से नैना ने कॉल कट कर दिया, क्योंकि डॉक्टर कुछ ऑपरेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। इधर नव्या नैना को तकलीफ़ सुनकर उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। नव्या सोफे पर बैठकर अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर सोचने लगी, क्या करूं? मैं कैसे नैना की मदद करूं? इतनी बड़ी रकम कहां से नैना भरेगी? मेरे पास भी नहीं है। नव्या सोफे से उठ खड़ी हुई और लगातार कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी कि तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे विहान की तस्वीर पर गया।
नव्या विहान की तस्वीर को गौर से देखने लगी। नव्या ने अपनी आंखों से विहान को दो बार दूसरों की मदद करते देखा है। मुंबई में उस आंटी के पति की किसी गैंग में मौत हो गया था, और दूसरा दिल्ली में उस महिला के डिलीवरी के टाइम। आज मेरी फ्रेंड को भी मदद की ज़रूरत है, क्या विहान देगा मुझे पैसे? उनकी फ्रेंड नैना को इस वक्त पैसे की ज़रूरत है और विहान के सिवा और कोई मदद नहीं कर सकता। पर विहान कैसे मदद करेगा? विहान तो इंडिया में ही नहीं है। नव्या बहुत सोचने के बाद फैसला की, हो ना हो विहान ज़रूर उसकी मदद करेगा, पर अभी मुझे राज से मिलना है। नव्या कमरे में से जल्दबाजी में निकली और अनिका जी को बताकर मेंशन से बाहर निकली। उसे इस तरह से जाता देखकर कोई घूर कर देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मालविका थी। जहाँ तक उसे पता था कि विहान ने बाहर जाने से पहले सभी को वार्न करके गया था, बेवजह में किसी को भी बाहर आना जाना नहीं है। पर विहान की गैर हाजिर में ये कहाँ जा रही है? मालविका राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर माथे पर टैप करने लगी, फिर टेढ़ी स्माइल करते हुए खुद से बोली, चलो मैं भी खुद चल के देख लेती हूँ। इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रही हो? मालविका भी मेंशन से बाहर निकली और अपनी कार में बैठ गई। वहीं नव्या का कार मेंशन से बाहर निकल गया था। कार में बैठे नव्या ने मयंक को इन्फॉर्म कर दी कि उसे राज से मिलना है। मयंक ने भी नव्या को मैसेज का रिप्लाई दिया जिसमें लिखा था, द अर्थ रेस्टोरेंट में आने को राज ने भाई को कहा है। नव्या बेखबर जा रही थी। उसे नहीं पता उसका कोई पीछा कर रहा है। दोपहर के 2:15 नव्या कांदीवाली पहुंच गई थी। नव्या ने बड़े शातिर दिमाग लगाया। उसने ड्राइवर को कहा यहीं रुकने के लिए और वो अपनी फैमिली से मिल के आएगी। नव्या के कहने पर ड्राइवर वहीं पर रुक गया। नव्या ड्राइवर को बेवकूफ़ बनाकर दूसरी कॉलोनी से बाहर निकल गई और टैक्सी में बैठकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। दोपहर के 3:45 पर दिए गए एड्रेस पर नव्या पहुंच गई। नव्या टैक्सी में से बाहर निकली और आसपास में नज़र घुमा के पहले देखी, फिर रेस्टोरेंट के अंदर चल दी। वहीं रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में मालविका अपनी कार पार्क की। वो भी कंफ्यूज होकर सोचने लगी, आखिर ये नव्या कर क्या रही है। ड्राइवर को वहीं रोककर टैक्सी से रेस्टोरेंट में आई। उधर ब्राज़ील इंडिया और ब्राज़ील का टाइम देखा जाए तो 9-10 घंटे का डिफरेंस होता है। अगर इंडिया में दिन है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10 घंटा पीछे ब्राज़ील का टाइम। मोलेस्काइन गैस्ट्रो बार, एक आदमी डेथिंग पर्सनैलिटी वाला जिसकी उम्र 50 के ऊपर होगी। उसके हाथ में महंगा एक्सपेंसिव सोब्रानी सिगरेट और साथ ही साथ ब्लू ब्रांडेड शराब की बोतल। ये कोई और नहीं, WF गैंग का बहुत बड़ा जाना माना जिसका नाम एंजो गैब्रियल है। वो इस वक्त 3-पीस सूट पहने हुए ऊपर से लॉन्ग कोट भी पहना हुआ था और उसके इर्द गिर्द 2-3 लड़कियां जो टी-पीस नाइट गाउन पहने उसे सेड्यूस कर रही थी। यूँ कहा जा सकता है कि ये रोज़ कपड़े के साथ साथ लड़कियां भी चेंज करते हैं। वो इस वक्त वो लड़कियों के नशे में डूबा हुआ था। किसी ने सही कहावत कही है, अगर पैसा हो तो बूढ़ा भी जवान दिखता है। तभी उसे उसके बॉडीगार्ड्स ने आकर उसे इन्फॉर्म किया जिसका नाम था एरिक। अंदर आते के साथ कहा, बॉस, जो इंडिया में हमारी गैंग टीम है जो उनके पास अभी तक ड्रग्स यूरोप में भेजा नहीं है, जो इंडिया की लीडर है वो कह रहा है कि जल्दी काम हो जाएगा। हम जल्द से जल्द यूरोप में ड्रग्स सप्लाई कर देंगे। ये आपस में ब्राज़ील लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। उसके बॉस ने कहा, उन्हें कह दो जल्दी से सप्लाई करें क्योंकि करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अगर इस बार सप्लाई नहीं हुआ तो उन्हें भारी भरकम नुकसान भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर वो लड़कियों के साथ मज़े करने लगा और उसका बॉडीगार्ड साइड में जाकर मोबाइल निकालकर कॉल इंडिया में लगाया। तकरीबन 5 मिनट उसने बात किया होगा। दोनों तरफ से बातें होने के बाद काम हो जाएगा। डन हो गया। इंडिया में नव्या तेज़ रफ्तार से रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। मयंक ने उसे जो टेबल बुक कराया था वो बता दिया था, टेबल नंबर 25। मयंक के बताए गए
टेबल पर नव्या जाकर बैठ गई। अभी तक राज आया नहीं था। नव्या अपनी नज़रें चारों तरफ लगातार घुमा रही थी क्योंकि रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग थे। उसे अजीब तो बहुत लग रहा था, पर उसे राज से मिलकर सभी बातें क्लियर जो करनी थी। वही नव्या का पीछा करते करते मालविका भी रेस्टोरेंट के अंदर आ गई थी। मालविका ने नव्या को टेबल नंबर 25 पर देख लिया और वो कुछ दूरी पर बनाकर थोड़ी दूर पर उसने एक टेबल बुक कर ली और उसने अपना बैक साइड नव्या की ओर कर दी। आखिर वो जानना चाहती है कि नव्या यहाँ क्यों आई है, किससे मिलना है, क्या करने वाली है। वहीं नव्या लगातार अपने मोबाइल में टाइम देख रही थी। राज अभी तक आया क्यों नहीं। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाने पर 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से 20 मिनट हो गए, पर राज अभी तक आया नहीं था। नव्या ने खाने के लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया। उसने सिर्फ एक गिलास पानी ली और पीने लगी। वहीं पास में मालविका बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, पर उसे नव्या के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नव्या को अंदर से घबराहट होने लगी क्योंकि वो अनिका जी से झूठ बोलकर आई थी। अगर यही वक्त लग गया तो वो घर जाकर क्या बताएगी। नव्या मायूस होकर अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर सोचने लगी कि तभी उसके कानों में राज की आवाज़ आई, लगता है बहुत देर से तुम मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। राज की आवाज़ सुनकर नव्या उसी डायरेक्शन में देखी। अपनी आंखों के सामने राज को सही सलामत देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो राज को देखकर चेयर से उठने लगी। तभी राज सामने वाली चेयर आगे खींचकर बैठते हुए कहा, अरे तुम खड़ी क्यों हो रही हो, बैठ जाओ। नव्या बड़ी मुश्किल से स्माइल की और चेयर पर वापस बैठ गई। अब जाकर राज नव्या को ठीक से देखा। वो अपनी आंखों से स्कैन करते हुए नव्या को देख रहा था। नव्या के गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, होठों पर लिपस्टिक, सच में आज वो कमाल की दिख रही थी। राज की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। ये सब अब वो किसी और के नाम का पहनी हुई है, पर राज को जैसे ही महसूस हुआ कि यह अब किसी और की है, उसकी आंखों में ज्वालामुखी उतर आया। राज बहुत ही गुस्से में देख रहा था। उसका हाथ टेबल पर कसते जा रहा था। राज नव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुमने खाने के लिए कुछ ऑर्डर नहीं दिया, क्या खाओगी बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इतना बोलकर राज मेन्यू देखने लगा। नव्या मना करते हुए बोली, नहीं, मैं खाने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे घर समय पर पहुंचना है और मैं माँ से झूठ बोलकर आई हूँ। राज फेक स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत, तुम तो अब खुराना ख़ानदान की बहू हो, सब तो तुम्हारी हुकूमत सुनते होंगे। राज के मुंह से ताने भरे शब्द सुनकर नव्या पहले तो अपना फेस दूसरी ओर कर ली, फिर हल्की स्माइल करते हुए बोली, हुकूमत। हुकूमत शब्द नव्या ने चीखते हुए कहा, कैसी हुकूमत, मैं तब भी गुलाम थी और आज भी गुलाम हूँ। सारी बातें जाने दो, अब तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब कब आए तुम इंडिया। राज मेन्यू में देखते हुए कहा, तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।